हेलो एवरीवन। द हिंदू के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करने से हमारा जो है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो हम केवल ऐसे टॉपिक को चूज़ करेंगे जो नया हो और जिसके कीवर्ड्स को समझना ज़रूरी हो। ठीक है, तो आज है 16 दिसंबर और शुरू करते हैं आज के द हिंदू के पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से। ठीक है, तो हमारा पहला न्यूज़ है, विथ न्यू बिल डिमांड लेड जॉब स्कीम सेट टू टर्न सप्लाई ड्रिवन। ठीक है, भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ी प्रमुख कार्य योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा मनरेगा के बुनियादी बदलाव का संकेत देते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पेश किया है। इस नए विधेयक के माध्यम से सरकार रोजगार की प्रकृति को डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन बनाने की दिशा में बढ़ रही है, यानी कि मांग आधारित से आपूर्ति आधारित। ठीक है, मांग आधारित से आपूर्ति आधारित। आगे हम इन कीवर्ड्स को समझेंगे, लेकिन पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था बल्कि राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, मनरेगा में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का कानूनी रोजगार अधिकार प्राप्त है। अब नए विधेयक में इसे 125 दिन तक बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही मांग आधारित अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। रोजगार सरकार द्वारा तय कार्यों पर निर्भर होगा, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा इससे, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अपेक्षाकृत कम होगी। ठीक है, अब आपको समझना होगा मांग आधारित और आपूर्ति आधारित जो है रोजगार क्या होती है। ठीक है, तो एक तरफ हम बना लेते हैं डिमांड और दूसरी तरफ बना लेते हैं हम सप्लाई। मांग आधारित रोजगार में क्या होता है, जब मजदूर काम मांगता है तो सरकार 15 दिनों के भीतर काम देने को बाध्य होती है। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। अगर काम नहीं दिया जा रहा है तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। यह एक कानूनी अधिकार है। जो डिमांड आधारित रोजगार है वो क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, और ये जो है मनरेगा की क्या है? आत्मा है, मनरेगा की आत्मा है। जबकि सप्लाई ड्रिवन जो रोजगार होती है उसमें सरकार तय करेगी कि काम कहाँ करना है, कब करना है और किसे करना है। मजदूर की मांग अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि वो अब मतलब काम नहीं मांग सकता है, बाध्य नहीं कर सकता गवर्नमेंट को। रोजगार अधिकार नहीं, योजना बनकर अब रह जाएगा। ठीक है, तो अब मनरेगा और विकसित भारत जो दोनों हैं, इन दोनों में क्या अंतर होगा? तो जो मनरेगा होगा इसमें भी हम 2 स्लाइड बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं मनरेगा और दूसरी तरफ लिखते हैं हम विकसित भारत ग्राम योजना। विकसित भारत ग्राम योजना। ठीक है, तो मनरेगा में क्या होगा, रोजगार का स्वरूप जो होता है वो मांग आधारित होता है, जबकि विकसित भारत ग्राम योजना में ये आपूर्ति आधारित होगा। ये जो है मनरेगा कानूनी अधिकार था, कानूनी अधिकार, जबकि नया विकसित जो भारत ग्राम योजना होगा उसमें ये अनिश्चित है अभी कि ये कानूनी अधिकार है या क्या है, ये निश्चित नहीं किया गया है। इसमें मनरेगा में रोजगार का दिन 100 दिन है, जबकि विकसित भारत ग्राम योजना में इसे 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, और राज्य का जो बोझ है इसमें मनरेगा में कम था, लेकिन विकसित भारत ग्राम योजना में ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, और मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता जो थी उसका प्रावधान किया गया था, बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान था, जबकि अभी विकसित भारत ग्राम योजना में ये स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है,
अब राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनको मजदूरी भुगतान करना पड़ेगा, प्रशासनिक खर्च करना पड़ेगा, कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अधिक उठानी पड़ेगी। गरीब राज्यों जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी पर असमान वित्तीय दबाव बढ़ेगा और संघीय जो हमारा सहकारी संघवाद है वो कमज़ोर होने की इससे आशंका बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर हम संवैधानिक प्रावधानों को देखें तो हमारा जो आर्टिकल, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, कौन सा आर्टिकल 21, वो कौन सा है? जीवन का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रोजगार और आजीविका का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है। मनरेगा को अनुच्छेद 21 की भावना से जोड़ा गया है। ठीक है, मनरेगा को किससे जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 से। नया विधेयक इस अधिकार को कमजोर करता है। ठीक है, दूसरा हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 39, जो कि हमारे डीपीएसपी में आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, संसाधनों का समान वितरण हो और सप्लाई ड्रिवन मॉडल इस उद्देश्य से टकराता है, यानी कि ये डिमांड ड्रिवन मॉडल पे आधारित है। इसके बाद हमारे संविधान का अनुच्छेद 41, इसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य को बेरोजगारी की स्थिति में काम देने या सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। जब इंसान बेरोजगार हो तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह उसे काम देगा या फिर सहायता देगा। और मनरेगा इस अनुच्छेद की व्यवहारिक अभिव्यक्ति था। और नीति निर्देशक तत्व जो थे वो चूँकि बाध्यकारी होते नहीं हैं, ये मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए मनरेगा जो था इन्हीं तत्वों पे प्रेरित कानून था। और नया विधेयक इन आदर्शों से आंशिक विचलन दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमारी, गवर्नमेंट टू सेंड VBSA बिल टू JPC। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। यह विधेयक देश की उच्च शिक्षा नियामक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का प्रयास करता है, क्योंकि इसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC को समाप्त कर उसकी जगह एक नई संस्था स्थापित करने का प्रावधान है। चूँकि यह बदलाव संघीय ढांचे, शैक्षणिक स्वायत्तता और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है, इसलिए सरकार इसे गहन संसदीय जांच के लिए JPC को सौंपने का निर्णय लिया है। ठीक है, और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य है नियमन, भारत की शिक्षा व्यवस्था में नियमन, वित्त पोषण और गुणवत्ता नियंत्रण को विकसित भारत @2047 की दृष्टि से पुनर्गठित करना। ठीक है, अब प्रमुख प्रस्ताव क्या है? UGC को समाप्त कर उसकी जगह विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना करना, उच्च शिक्षा के लिए एकीकृत नियामक ढांचा, परिणाम आधारित व्यवस्था, शिक्षा संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाना। ठीक है, अब UGC को हटाने का प्रस्ताव क्यों विवादास्पद है? क्योंकि UGC की भूमिका जो है विश्वविद्यालयों को अनुदान, शैक्षणिक मानक तय करना और स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का है। ठीक है, विपक्ष की क्या आशंकाएं हैं कि उनका कहना है कि नई संस्था पर केंद्र सरकार पर अधिक नियंत्रण होगा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी आएगी और शिक्षा का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में तो ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन जो ये बिल है इसको JPC के पास क्यों भेजा गया है? क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची में शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी आवश्यक है, इसलिए राज्यों से परामर्श लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब आप JPC को समझ सकते हैं। JPC क्या होती है? संसद की एक अस्थायी समिति होती है, और ये जो होती है दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, दोनों उपस्थित होते हैं। किसी विशेष विधेयक पर गहन जांच के लिए इसे गठित की जाती है, और इसका कार्य होता है कि विधेयक के हर प्रावधान की समीक्षा करना, शिक्षाविदों, राज्यों, विशेषज्ञों से सुझाव मांगना, संशोधन की सिफारिश करना और संसद को रिपोर्ट पेश करना। ठीक है, JPC की जो सिफारिशें होती हैं बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन विधेयक के भविष्य को निर्णायक रूप से प्रभावित करती हैं।
अब आपको पता होगा कि अगर हम संविधान में शिक्षा की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के लोगों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, लेकिन उच्च शिक्षा प्रत्यक्ष अधिकार नहीं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर का आधार यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उच्च शिक्षा में इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बात है। और आर्टिकल जो है हमारा 246 जो है प्लस 7वीं अनुसूची, इसमें क्या हुआ है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें केंद्र कानून बना सकता है लेकिन राज्यों की भूमिका को कमजोर नहीं कर सकता। और शिक्षा से रिलेटेड और न्यूज़ को अगर मतलब और आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल 38 जो कि डीपीएसपी में आते हैं, डीपीएसपी में जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 38 जो कि सामाजिक न्याय से संबंधित है, आर्टिकल 41 जो कि शिक्षा की व्यवस्था करता है, और आर्टिकल 46 जो कि एससी और एसटी एवं कमजोर वर्गों की शैक्षिक उन्नति की बात करता है। तो यही देखना है कि जेपीसी यह देखेगी कि यह बीबी जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है विधेयक है, इन उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। ये सारे न्यूज़ हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हें ही देखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाने से वीडियो फिर बोरिंग होने लग रहा है ये। तो अगला न्यूज़ देखते हैं हम। गवर्नमेंट होल्ड्स बैक बिल सीकिंग अमेंडमेंट टू एंटी काउ स्लॉटर एक्ट। ठीक है, कर्नाटक सरकार के बारे में ये न्यूज है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने गौ वध निषेध एवं पशु संरक्षण कानून में संशोधन से संबंधित प्रस्तावित विधेयक को फिलहाल आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह विधेयक कानूनी कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए वाहनों की रिहाई और कुछ प्रक्रियात्मक बदलावों से जुड़ा था। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि मुद्दा संवेदनशील, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव रखता है, जिसके कारण व्यापक विमर्श और सावधानी की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये जो संशोधन विधेयक जो लाना चाहती थी कर्नाटक गवर्नमेंट, इसका उद्देश्य था अवैध पशु परिवहन या गौवध के मामलों में जब्त किए गए वाहनों की रिहाई की प्रक्रिया आसान करना। वर्तमान कानून में वाहन जब्ती, भारी जुर्माना या कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान है, और प्रस्तावित संशोधन को लेकर विवाद और विरोध सामने आए, जिसके बाद सरकार ने इसे रोकने का रोक दिया है। ठीक है, अब विधेयक रोके जाने के प्रमुख कारण क्या है? एक तो हो जाएगा सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता, क्योंकि जो गौवंश का विषय भारत में आस्था, परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, किसी भी ढील को गौवध को प्रोत्साहन समझा जा सकता है। ठीक है, विपक्षी दलों का भी आरोप है कि संशोधन से गौ संरक्षण कानून कमजोर होगा। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने भी असहमति जताई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है। अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 48 जो कि हमारे डीपीएसपी में है, इसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि गौ वंश और दुधारू पशुओं का संरक्षण किया जाए। एंटी काउ स्लॉटर एक्ट इसी अनुच्छेद की भावना पर आधारित है। और अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है। और न्यायालयों ने माना है कि गौवध पर प्रतिबंध अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो पशु संरक्षण का विषय हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में और राज्य सूची का विषय है। ठीक है, हम अगर कुछ केस की बात करें तो कुरैशी केस था, कुरैशी केस जो कि 1958 से लेके 2005 तक चला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गौवध पर प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था और अनुच्छेद 48 को महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना था। ठीक है, तो ये था हमारा से थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज। बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। अगला हमारा जो न्यूज है वो है वेस्प्स कैन प्ले ए बिग रोल इन कंट्रोलिंग पेस्ट्स। ठीक है, अब तक कृषि और पारिस्थितिकी में लाभकारी कीटों की चर्चा मुख्यतः मधुमक्खियों तक ही सीमित रही है, किंतु हाल के वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट हुआ है कि ततैया जो होती है यानी कि वेस्प जो होती है भी कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभा सकती है। ठीक है, इंडियन पेपर वेस्प्स पर हुए शोध बताते हैं कि ततैया प्राकृतिक शिकारी के रूप में कृषि हानिकारक कीटों की संख्या को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, अब ये जो है भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पाया है, जो कि बेंगलुरु में है। ततैया का पोषण उनके व्यवहार और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है
अच्छी तरह पोषित ततैया अधिक अंडे देती है, अधिक सक्रिय होकर कीटों का शिकार करती है। ठीक है। अब ततैया जो है एक प्राकृतिक शिकारी है, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, लार्वा और इल्ली को खाती है। इससे कीटनाशकों पर निर्भरता घटती है। ठीक है। ततैया क्या करती है, बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में भी कार्य कर सकती है। यह जो तरीका है पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ, कम लागत वाला है। ठीक है। और ततैया के बारे में और बातों को देखें तो खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीटों की अधिकता रोककर पारिस्थितिकी संतुलन ये बनाए रखती है। अब शोध में क्या पाया गया है, शोध के अनुसार अच्छी पोषण स्थिति वाली ततैया अधिक अंडे देती है। ऐसी ततैया एक नए घोंसले बनाती है, सामूहिक या अकेले शिकार करती है। इससे उनकी कीट नियंत्रण क्षमता जो है बढ़ती है। ठीक है। अब इससे कृषि और नीति के लिए क्या संदेश है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा इससे मिलेगा। ततैया के उपयोग से जो होगा प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा और रासायनिक कीटनाशकों से मिट्टी, जल, मानव स्वास्थ्य जो होता था प्रभावित होता था। अब ततैया से ये सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिया है कि जैविक कीट नियंत्रण पर और शोध हो, ड्रोन व तकनीकी से बायो कंट्रोल एजेंट्स का उपयोग हो। ठीक है। और मतलब हमारे संविधान में भी जो है अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि पर्यावरण का जो संरक्षण है वो राज्य का कर्तव्य है। इसलिए जो राज्य है पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करे, जैविक कीट नियंत्रण इसी भावना के अनुरूप है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज है, पीएम मोदी अराइव्स इन जॉर्डन, सेज हिज विजिट विल बूस्ट बाइलेटरल लिंकेज। ठीक है। प्रधान नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवस देशों की यात्रा, विदेश यात्रा के अंतर्गत जॉर्डन पहुंचे। यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि 37 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले भारत जॉर्डन संबंधों में उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद सीमित रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो है वहाँ पे अम्मान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन द्वारा औपचारिक स्वागत वहाँ पे किया गया। ठीक है। अगर भारत और जॉर्डन के संबंध को देखें तो इनके राजनयिक संबंध जो हैं 1950 से हैं और जॉर्डन जो है पश्चिम एशिया में भारत का विश्वसनीय मित्र रहा है। ठीक है। जॉर्डन ने आतंकवाद विरोध, फिलिस्तीन मुद्दे, बहुपक्षीय मंचों पर हमेशा से भारत का सपोर्ट करता रहा है। और ये जो यात्रा है भारत की लुक वेस्ट या फिर एक्ट वेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आती है। और इसका महत्व यह है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका में बदलाव नज़र इससे आएगा। ठीक है। तो आप लोग मैप में एक बार जॉर्डन को देख लीजिएगा, जॉर्डन कहाँ है। ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया या फिर अगर आप लोगों को लगे कि मुझे मैप में शो करके दिखाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करें तो मैं उसे करूँगी। ठीक है, दिखाऊँगी। चलिए अगला देखते हैं, शांति बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर्स टू मेक रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है। भारत जो है स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने शांति बिल 2025 यानी कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या चीज़ है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया बिल 2025 लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखा कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है। अब शांति बिल क्या है, तो शांति बिल एक ऐसा विधेयक है जो भारत के नाभिकीय ऊर्जा कानूनों में व्यापक सुरक्षा करता है। यह 2 प्रमुख कानूनों का स्थान लेता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा है सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसका लक्ष्य जो है भारत में निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और संचालित करने की अनुमति देना है। अब विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या है कि अब तक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में NPCIL जो कि एक सरकारी एकाधिकार था,
उसका वो था, मतलब भागीदारी ज़्यादा था। शांति बिल निजी कंपनियों के लिए अब रास्ता खोलेगा। ठीक है। दुर्घटना की स्थिति में उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व तो सीमित होगा और ऑपरेटर जो है की देनदारी को 1000 करोड़ तक सीमित किया गया है। अब जो होगा AERB सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। AERB अर्थात एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी जो होती है अब सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। सुरक्षा, गुणवत्ता और आपात तैयारी मजबूत होगी। ठीक है। अब इससे जो होगा हमारा न्यूक्लियर सेफ्टी बढ़ेगा, सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड बढ़ेगा, इमरजेंसी एंड प्रिपेयर्डनेस को विधेयक में विशेष महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। अब सरकार का उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रिड स्थिरता को सुधारना, निजी निवेश आकर्षित करना, उन्नत परमाणु तकनीकी को बढ़ावा देना। वर्तमान में जो है परमाणु ऊर्जा केवल 1.5 इंस्टॉल कैपेसिटी है। अब कुछ बिजली उत्पादन इससे लगभग 3% है। अब जो लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है। कितना? 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है। ठीक है। वर्तमान में 8.8 गीगावाट से बड़ी छलांग ये लगाना चाह रहा है। ठीक है। अब भारत की ऊर्जा नीति से संबंध क्या है? शांति बिल जो है मतलब जो जिन लक्ष्यों से जुड़ी है उनका है नेट ज़ीरो बाय 2070, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एंड रिलायबल बेस लोड पावर और मेक इन इंडिया प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। लेकिन चुनौतियां और चिंताएं भी हैं। चुनौतियों में हम देखेंगे कि नाप की सुरक्षा जोखिम जुड़ा हुआ है, दुर्घटना के बाद मुआवजा सीमित होने की आलोचना है, विदेशी कंपनियों को छूट पर विवाद दी जा रही है और पर्यावरणीय और जनस्वास्थ्य आशंकाएं इससे बढ़ेंगी। ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। राजकुमार गोयल टेक्स ओथ एज CIC 8 मोस्ट वन इन। ठीक है। इस न्यूज़ में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व IAS अधिकारी राजकुमार गोयल को, ये एग्ज़ाम में पूछ लेगा वन लाइनर जैसे, कि हमारे नए CIC कौन हैं। तो हमारे नए CIC कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। और इनको शपथ कौन दिलाया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाया इनको शपथ। ठीक है। तो हमें ये जानना होगा कि CIC क्या है। CIC के बारे में हम देखेंगे डिटेल में। CIC जो है एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ये वैधानिक है, ना कि संवैधानिक। वैधानिक को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं ये। और जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित की गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों के जानने के अधिकार की रक्षा करना। ठीक है। अब इसकी संरचना क्या है? CIC में जो क्या होता है कि मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। एक जो है CIC और मैक्सिमम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सिफारिश पे करता है एक समिति की। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, जो समिति है चयन समिति, इस समिति में PM, लोकसभा के विपक्ष नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, 3 लोग केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है। सॉरी, एक केंद्रीय मंत्री, 3 लोग चयन समिति में शामिल होते हैं। और इनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल इनका 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु तक, 65 वर्ष आयु तक। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में अक्सर ये सब क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है। अब CIC का क्या काम होता है? मुख्य रूप से RTI से जुड़े द्वितीय अपील सुनना, शिकायतों को निपटारा करना, सूचना देने से इनकार करने पर अधिकारी पर 250 प्रतिदिन का जुर्माना लगाना, अधिकतम 25,000 तक इन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। मतलब जो अधिकारी होते हैं जिनसे ये सूचना पूछेंगे। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है, आर्मी सेलिब्रेट्स विजय दिवस हेल्स इंडिजिनस टेक। ठीक है। भारत में 16 दिसंबर को हर वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है भारतीय इतिहास के उन स्वर्णिम क्षणों की याद दिलाता है जब वर्ष
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो इसी बारे में ये है कि जो विजय दिवस मनाया गया था उसके बारे में था। तो वो हमारा कब है, 16 दिसंबर को है। और बांग्लादेश जो था युद्ध उस समय जब निर्माण हुआ था, जो युद्ध हुआ था उसी के संदर्भ में ये है। चलिए अगला देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू 4.7% इन नवंबर PLFS। ठीक है, यानी कि हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई है। यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में कुछ सुधार देखने को मिला है। बेरोजगारी किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक होती है। इसीलिए यह समाचार जो है नीति निर्माताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेरोजगारी दर में गिरावट का क्या अर्थ होता है कि बेरोजगारी दर का 4.7% तक गिरना दर्शाता है कि काम करने योग्य जनसंख्या में से अपेक्षाकृत कम लोग बेरोजगार हैं। आर्थिक गतिविधियों में आंशिक तेजी आई है और त्योहारों, कृषि कार्यों और सेवा क्षेत्र में अस्थायी रोजगार बढ़ा है। हालांकि ये जो गिरावट है सकारात्मक है, लेकिन इसे सतत और समावेशी रोजगार के रूप में देखना आवश्यक है। अब रोजगार बढ़ने के प्रमुख कारण क्या रहे हैं? पहले तो त्यौहार सीजन का प्रभाव रहा है, दूसरा कृषि क्षेत्र की भूमिका रही है, तीसरा सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ है और चौथा सरकारी योजनाएं जैसे कि मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, PMEGP योजना आदि। लेकिन फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे कि युवा बेरोजगारी जो है अभी भी चिंता का विषय है। शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी है, अनौपचारिक क्षेत्रों में नौकरी का स्थिरता है और महिलाओं की श्रम भागीदारी जो है अभी भी कम है। ठीक है, अब बेरोजगारी दर क्या होता है? काम करने के इच्छुक लेकिन काम न पाने वाले का लोगों का प्रतिशत होता है। ठीक है, अगर हम संविधान में इससे जुड़े प्रावधानों को देखें तो आर्टिकल 19(1)(g इसमें कहा गया कि कोई भी नागरिक कोई भी व्यवसाय या पेशा चुन सकता है। और DPSP में हमारे आर्टिकल 39A में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि पुरुष और महिला दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएं। आर्टिकल 41 में भी कहा गया है कि राज्य का दायित्व है कि काम का अधिकार शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के रूप में हो। ठीक है, सहायता पहुंचा राज्य का दायित्व है। ठीक है, और आर्टिकल 43 में कहा गया है कि श्रमिकों को उचित वेतन और जीवन स्तर बनाए रखा जाना चाहिए। ठीक है, इन्हीं अनुच्छेदों की भावना से योजनाएं बनी हैं, जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय रोजगार नीतियां आदि। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो हम डेली जो रिपीट हो रहे हैं न्यूज़ उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे से समाप्त करते हैं। और हमारे वर्ड अफेयर मतलब वर्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसमें आज कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। डेली के न्यूज़ में जो आ रहा है वही आज भी था, तो इसलिए मैं आज वर्ड से रिलेटेड न्यूज़ को नहीं दिखाई आपके सामने। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।